हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी के केस के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद भी, और बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप सोचते कुछ और हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और होती हैं। तो ये 100% प्रैक्टिकल वीडियो है जिसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिस तरह से कोर्ट के अंदर चलती हैं। देखिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस होता है, और अगर आप थ्योरी को पढ़ते हैं, लेक्चर्स को सुनते हैं या किसी और माध्यम से नॉलेज लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल समय पे जब कुछ और होता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कोर्ट आज के समय पे प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रखती है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी हर एक पहलू के बारे में डीवी एक्ट के, तो आखिर तक वीडियो में बने रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। सबसे पहली कंफ्यूजन आती है डीआईआर रिपोर्ट के संबंध में। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अगर आपके मामले में लगी हुई होती है तो आप कहते हैं साहब डीआईआर उसमें लगी है लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर ने हमें कॉल नहीं किया, जबकि उसे हमें बुलाना चाहिए था, हमसे हमारा वर्जन पूछना चाहिए था। देखिए, इस बात की सत्यता यह है कि देश के अधिकतर हिस्सों में जब प्रोटेक्शन ऑफिसर डीआईआर रिपोर्ट बनाता है तो वो लड़के पक्ष को नहीं बुलाता है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां प्रोटेक्शन ऑफिसर लड़के पक्ष को कॉल करता है, वरना अधिकतर स्टेट के, अधिकतर डिस्ट्रिक्ट के, अधिकतर सिटीज में यही होता है कि जब प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास वुमन जाती है तो वो केवल उसका मेडिकल या जो कुछ भी होता है उसका वर्जन लेता है और उसके बाद अपने डीआईआर रिपोर्ट बना करके कोर्ट में भेज देता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड शंका ये होती है कि जो पत्नी थी वो घर से चली गई और घर से जाने के 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद उसने डीवी का केस दर्ज किया, तो क्या यह केस चल सकता है? बिकॉज ऐसे जजमेंट हमने देखे हैं जहां पर यह कहा गया है कि 1 साल के बाद पत्नी डीवी का केस दर्ज नहीं कर सकती। दोस्तों देखिए, जजमेंट बिल्कुल थे, लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि 1 साल के बाद, बल्कि 1.5 साल के बाद, बल्कि 2 साल के बाद भी डीवी का केस पत्नी दर्ज करती थी तो कोर्ट एक्सेप्ट करता था। लेकिन हम उन जजमेंट का हवाला लेते थे, कोशिश करते थे उसको खारिज कराने की। लेकिन इस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो पत्नी है वो 1 साल के बाद भी डीवी का केस दर्ज कर सकती है। आप इस लिमिटेशन को अब खत्म मानिए। तो ऐसा भी नहीं है कि वो केवल 1 साल के अंदर ही दर्ज कर सकती है, वो 1 साल के बाद भी दर्ज कर सकती है। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आता है प्रॉपर्टी को लेकर कि सर क्या मेरी प्रॉपर्टी पर भी खतरा है। देखिए, होता क्या है कि जो वाइफ होती है वो आपकी प्रॉपर्टी पर स्टे ले सकती है। आपने देखा होगा कि जो केस का कंटेंट होता है वो तो ऑलमोस्ट झूठा ही होता है, तो उसी झूठे कंटेंट का सहारा लेते हुए वो ये कहती है कि यदि वो इस प्रॉपर्टी को बेच देगा तो मुझे ऐसा नुकसान हो जाएगा और वैसा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी के बेचने पर स्टे लगा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी या आपके माता पिता की प्रॉपर्टी या उसका कोई और मैट्रिमोनियल होम जहां आप लोग साथ में रह सकते हैं उस पर वो स्टे लगवा सकती है कि आप उसको बेच ना पाओ। और दोस्तों अगली चीज जो इससे भी खतरनाक है वो ये है कि उसने स्टे लगवा दिया। स्टे लगवाने के बाद कई बार वो उस घर में आपके घुसने पर रोक लगा सकती है अगर वो उस घर में निवास कर रही है। वो कहती है लोग घर में घुसते हैं और घर में घुस के मेरे से मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, और डीवी एक्ट के अंतर्गत क्लियर है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है जो कि महिला के साथ टॉर्चर करते हैं। यानी वो महिला अगर उस घर में रह रही है जो कि आप ही का घर है लीगली, लेकिन वो कहेगी कि यहां पर ये मेरे को मारते हैं तो इस स्थान पर आने पर इनके रोक लगाई जाए। ऐसे बहुत मामले हैं जहां पर जो पत्नी है वो तो पति के घर पे निवास कर रही है, पति के माता पिता के घर पे निवास कर रही है, जो पति है और उसके माँ बाप हैं या उसके बहन भाई हैं वो बाहर किराए का कमरा लेकर के रह रहे हैं। अगली चीज आती है दोस्तों रेसिडेंशियल राइट को लेकर कंफ्यूजन कि क्या पत्नी रेसिडेंशियल राइट में क्या क्लेम कर सकती है। देखिए, पत्नी रेसिडेंशियल राइट में क्या क्लेम कर सकती है अगर वो आपके साथ रहना चाहती है या किसी और मंशा से ये चाहती है कि वो आपके घर में ही रहे, तो वो रेसिडेंशियल राइट क्लेम कर सकती है अपने मैट्रिमोनियल हाउस में। अब मैट्रिमोनियल हाउस कौन सा होगा? आपका घर भी मैट्रिमोनियल हाउस हो सकता है, आपके माता पिता का घर भी मैट्रिमोनियल हाउस हो सकता है, कोई रेंट का घर जो होता है वो भी मैट्रिमोनियल हाउस हो सकता है, किसी रिश्तेदार का घर भी मैट्रिमोनियल हाउस हो सकता है। इसकी डेफिनेशन बस इतनी ही है, जहां पर पत्नी अपने पति के साथ कुछ समय के लिए निवास करी हो वो उसका मैट्रिमोनियल होम है। ये उस घर में रहने का अधिकार मांग सकती हैं। इसके अलावा क्या मांग सकती हैं? इसके अलावा ये कह सकती हैं कि वहां पे मेरा टॉर्चर होता है तो मेरे को कहीं और ये घर की व्यवस्था करके दें, या फिर ये कह सकती हैं कि भाई मेरे को पर मंथ घर के लिए इतना पैसा दें ताकि मैं एक अच्छी लोकेशन में घर लेकर के रह सकूं। अब दोस्तों कई बार होता है कि वो आपके घर में रेसिडेंशियल राइट मांगती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि आप पैसे देने को तो रेडी हैं लेकिन आप अपने घर में नहीं आने देना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि घर में आएगी तो बहुत गलत हो जाएगा, तांडव मच जाएगा, तो आप नहीं चाहते कि वो घर में आए। तो ऐसे में आप कोर्ट को प्रे कर सकते हो, अपने आर्ग्यूमेंट से कन्विंस कर सकते हो कि सर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लायबिलिटी से भाग रहा हूं, मैं उसको घर की व्यवस्था करके देने को रेडी हूं, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रखूंगा क्योंकि इससे मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। और लॉ भी यही है कि आप ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की अगर व्यवस्था करके देते हैं तो ठीक है, तो कोर्ट अपना माइंड भी अप्लाई करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की रेसिडेंशियल राइट आपके मैट्रिमोनियल होम में क्लेम कर रही होती है, लेकिन सारे तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट कह देता है कि चलिए आप इसे पर मंथ इतना दीजिए रेसिडेंस के लिए, लेकिन आपके घर में निवास करने का अधिकार नहीं देता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, इन सारी चीजों में कंफ्यूजन होता रहता है। हर रोज देखता हूं मैं, इन्हीं सब चीजों में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो मैं प्रॉपर आपके लिए लेकर के आ जाऊं ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।